त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है, जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग स्थित है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप माना जाता है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी कि इसकी किसी ने भी स्थापना नहीं की। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की थी यहाँ पर स्थापित होने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ निवास करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदू परंपरा के अनुसार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो भी व्यक्ति करता है, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप भी इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की यात्रा किस प्रकार कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि त्र्यंबकेश्वर आप कैसे पहुंचेंगे, त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद वहां पर रुकने की किस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती है, त्र्यंबकेश्वर में आपको ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए किस तरह जाना चाहिए, दर्शन का सही तरीका क्या है। त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको अन्य कौन कौन सी जगहों को विजिट करने के लिए जाना चाहिए, और आखिर में हम बात करेंगे इस यात्रा का संपूर्ण बजट कितना होना चाहिए आपकी यात्रा में। तो सबसे पहले बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंच सकते हैं, जाने के कौन कौन से माध्यम है। त्र्यंबकेश्वर जाने से पहले आपको यहाँ पर नासिक पहुंचना रहता है। नासिक पहुंचने के बाद आप त्र्यंबकेश्वर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक नगर में स्थित है, जो नासिक से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहुंचने में आपको 40 से 45 मिनट का समय लगता है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको गवर्नमेंट बस की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, और आप चाहे तो यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी भी बुक करके त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर आप कौन कौन से माध्यम से पहुंच सकते हैं, कौन कौन से मार्ग है जिस मार्ग से आप त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, जिसके लिए आपको नासिक रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए सबसे पहले आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंच जाना है। फिर यहां से आप त्र्यंबकेश्वर बड़े ही आराम से जा सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन सभी शहरों के साथ, राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है पूरे भारत के। तो दोस्तों, आप यहां पर बड़े ही आराम से पहुंच पाएंगे। यहाँ पर मुंबई जाने वाली सभी ट्रेनें नासिक रोड रेलवे स्टेशन से होते हुए ही जाती है। तो दोस्तों, आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। फिर वहां से त्र्यंबकेश्वर आप बस टैक्सी के माध्यम से आराम से जा सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर की जो दूरी होती है वो 31 किलोमीटर होती है। तो आप बड़े ही आराम से 40 से 45 मिनट में आराम से त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाएंगे नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद। अगर दोस्तों आप अपनी यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, तो आप यहाँ पर नासिक, पुणे, औरंगाबाद ऐसे शहरों तक पहुंच सकते हैं, या फिर मुंबई भी आ सकते हैं। इन शहरों से आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको बसें और टैक्सियां मिल जाती है, और काफी सारे राज्यों से भी सीधी बसें चलती है। तो आप अपने राज्य से भी देख सकते हैं कि आपके राज्य से कौन सी बसें त्र्यंबकेश्वर के लिए जा रही है, तो आप अपना वहां पर बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी त्र्यंबकेश्वर पहुंच सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर सड़क मार्ग से पूरे भारत के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी माध्यम की, जो है फ्लाइट का माध्यम। अगर आप अपनी यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो त्र्यंबकेश्वर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। सबसे नजदीक में जो एयरपोर्ट आया हुआ है वो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी दूरी त्र्यंबकेश्वर से 200 किलोमीटर होती है। दूसरा जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है औरंगाबाद में, जिसकी दूरी 220 किलोमीटर होती है। आप इन दोनों में से किसी भी एक एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। फिर वहां से टैक्सी के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर पहुंचा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद त्र्यंबकेश्वर में रुकने के लिए हमें बजट में कहां पर कमरे मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रात बिताना चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर में आपको प्राइवेट होटल्स, धर्मशालाएं भी मिल जाती है।
जहां पर उनके जो कमरों के किराए रहते हैं वो 1000 से 1200 रुपए में धर्मशालाओं में कमरों के किराए रहते हैं और प्राइवेट होटल में 1500 से 2000 3000 में आपको नॉन एसी कमरे मिल जाते हैं। अगर आप एसी कमरे लेना चाहते हैं तो उसके किराए थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों त्र्यंबकेश्वर में काफी सारे भक्त निवास भी बने हुए हैं और त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट का भी एक भक्त निवास बना हुआ है जो है शिव प्रसाद भक्त निवास। इस भक्त निवास में आपको 1000 रुपए में एसी कमरा और 250 रुपए में नॉन एसी कमरा मिल जाता है। तो आप इस ट्रस्ट के भक्त निवास में भी रूम लेने के लिए जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वहां पर रूम ना मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास दूसरा भी विकल्प है जहां पर आप जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में श्री गजानंद महाराज के भक्त निवास बने हुए हैं जहां पर आपको बहुत ही अच्छे कमरे मिल जाते हैं। श्री गजानंद भक्त निवास में आपको 300 रुपए से लेकर नॉन एसी कमरा मिल जाएगा और यहाँ पर 1200 से 1500 के बीच में आपको एसी रूम उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर श्री गजानंद भक्त निवास में सिर्फ फैमिली वालों को ही रूम मिलते हैं। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं तो श्री गजानंद भक्त निवास में भी जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर में खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार की आपको मिलती है। तो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में काफी सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं जहाँ पर आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में बहुत ही बढ़िया सा भोजन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बजट यात्रा कर रहे हैं और एकदम घर जैसा एकदम सस्ता खाना खाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर श्री गजानंद भक्त निवास में जाना चाहिए। वहां पर आपको सिर्फ 35 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है और यहाँ पर साफ सफाई का भी बहुत ही बढ़िया सा ध्यान रखा जाता है। तो आप यहाँ पर श्री गजानंद भक्त निवास में भी जाके भोजन कर सकते हैं। सिर्फ 35 रुपए में आपको बहुत ही अच्छा सा भोजन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान बाहर बने हुए लॉकर रूम में जमा करना होगा। अगर दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर प्रसाद लेने के बाद प्रसाद वालों के पास भी अपना सामान छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, छोटे कपड़े ये सब पहन के या फिर लेके जाना अलाउड नहीं है, तो ये सारा सामान भी आप बाहर ही रख के जाइएगा। यहाँ पर नॉर्मल दर्शन में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ पर खास त्योहारों पे ज्यादा भीड़ लगती है जैसे कि शिवरात्रि, सावन मास, ऐसे त्योहारों पर यहाँ पर भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है जिससे दर्शन करने में 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मंदिर के अंदर अगर शीघ्र दर्शन करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काउंटर से ही 200 रुपए का टिकट मिल जाता है। 200 रुपए का टिकट लेने के बाद आप आधे से 1 घंटे में शीघ्र दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको थोड़ा गर्भगृह अंदर की तरफ दिखाई देगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा बाहर से ही दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर गर्भगृह में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में ये शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के और शिव जी के। यहाँ पर जो शिव जी है उनके ऊपर गंगा जी स्वयं विराजमान है। यहाँ पर गंगा जल हमेशा बहता रहता है। तो आप यहाँ पर इन तीनों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आप दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर आ जाइए। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर जनरल लाइन में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वीआईपी दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पूर्व द्वार के पास में ही जनरल लाइन देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आप लाइन में लग सकते हैं और भगवान शिव जी का नाम जपते जपते मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपर अभिषेक करना चाहते हैं या फिर ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए दिया जाता है, जिसके लिए दोस्तों पुरुषों को यहाँ पर धोती पहन के ही प्रवेश करने को मिलता है। महिलाओं को मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए नहीं जाने देते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करना चाहते हैं, उनके ऊपर जल अभिषेक करना चाहते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आपको मंदिर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करना चाहते हैं या जल अभिषेक करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के किसी भी पुजारी से संकल्प करना पड़ेगा। उनसे कांटेक्ट करने के बाद ही आप वहां पर प्रवेश कर पाएंगे।
जो भी उनकी दक्षिणा रहती है वो आपको वहां पर देनी पड़ेगी। अगर दोस्तों बात करें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के खुलने और बंद होने के समय के बारे में, तो मंदिर यहाँ पर सुबह 5 बजे से खुल जाता है और रात के 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोस्तों याद रखिएगा, मंदिर के अंदर अगर आप सामान्य दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 5 फीट की दूरी से ही भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो पाते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई खास पूजा पाठ करवाना चाहता है तो उस व्यक्ति को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन दोस्तों उसके लिए अलग अलग प्रकार के चार्जेस रहते हैं जो आपको वहां पर देने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजा में शामिल होना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको सभी आरतियों के समय की लिस्ट दे रहा हूँ। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी एक पूजा में शामिल हो सकते हैं, आरती में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के सही तरीके के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा आप अन्य कौन कौन सी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं कुशावर तीर्थ के। पुराणों के अनुसार कुशावर तीर्थ में स्नान करने से आपको अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान किया जाता है। कुशावर तीर्थ गोदावरी नदी का ही एक स्रोत है। आप भी अपनी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा में सबसे पहले यहाँ पर स्नान जरूर कीजिएगा, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाइएगा। त्र्यंबकेश्वर की जो दूसरी जगह है घूमने लायक वो है ब्रह्मगिरी पर्वत। ये पर्वत काफी ही खूबसूरत है। ब्रह्मगिरी पर्वत जाने के लिए आपको 1800 फीट ऊंची पहाड़ी को चढ़ना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पर्वत पर एक शिव मंदिर भी स्थित है जिसे जटा शिव शंकर मंदिर कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत घूमने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं गंगाद्वार पर्वत के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर के सभी प्रमुख स्थानों में से एक स्थान गंगाद्वार पर्वत भी है। गंगाद्वार पर्वत के ऊपर गौमुख से गंगा निकलती है, जहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। गंगाद्वार पर्वत के नजदीक में ही गोरक्षनाथ जी की गुफा भी आई हुई है। इस गुफा में गोरक्षनाथ जी ने तपस्या की थी। गंगाद्वार पर्वत के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं नील पर्वत के दर्शन करने के लिए। नील पर्वत त्र्यंबकेश्वर के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। नील पर्वत त्र्यंबकेश्वर के उत्तर में स्थित है। इसके शिखर पर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर और भी काफी सारे देवी देवताओं के मंदिर स्थित है, जिसके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप जा सकते हैं श्री गंगा गोदावरी मंदिर के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर में घूमने की सबसे खास जगहों में से सबसे श्रेष्ठ है गंगा गोदावरी मंदिर। यह मंदिर कोसावत के पास में है। श्री गंगा गोदावरी मंदिर के दर्शन करने के लिए और पवित्र रामकुंड में डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी के कहने के अनुसार ये मंदिर के जो कपाट है वो नासिक में जो 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है उस समय खोले जाते हैं और कुंभ मेले की समाप्ति के बाद इस मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट 12 साल के लिए बंद रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं वो मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए श्री सिद्ध हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इस मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थित है। जब आप त्र्यंबकेश्वर से नासिक या नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तब ये मंदिर रास्ते में ही आता है, तो आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए थोड़ा समय रुक सकते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं हनुमान जी की जन्मस्थली को देखने के लिए। श्री सिद्ध हनुमान मंदिर से ही आपको अंजनेरी पर्वत दिखता है। अंजनेरी पर्वत पर हनुमान जी का जन्म स्थान है। ऊपर जाने के लिए आपको एक कठिन रास्ते से होते हुए जाना होता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। पर्वत के ऊपर अन्नी माता और हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर अन्नी माता की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर की यात्रा में आप यहाँ पर जरूर जाइएगा हनुमान जी की जन्मस्थली को देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी की जन्मस्थली के साथ त्र्यंबकेश्वर की यात्रा की समाप्ति होती है। वैसे तो त्र्यंबकेश्वर में और भी काफ़ी सारे छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं जिनके दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं।
हमने यहाँ पर सभी प्रमुख जगहों के बारे में आपको सिर्फ बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस यात्रा में आपको कितने दिनों का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 रात और 2 दिन का समय लगता है। इस पूरी यात्रा में आपको त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ 1 नाइट स्टे करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर बात करें कि त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप अक्टूबर से मार्च के महीने में जाते हैं तो यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। और अगर आप यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा करने वाले हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर मानसून के समय में जाना चाहिए, तब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस यात्रा में आपको कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रति व्यक्ति 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च आ सकता है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरह से इन सभी जगहों को घूम भी लेंगे, आपका रहना खाना सब आ जाएगा 3 से 4 हज़ार में। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो खर्च रहता है वो 3 से 4 हज़ार रुपये का रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपकी यात्रा काफ़ी कुशल मंगल रहे, यही हम आशा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।